प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। मनुष्य इस धरती से चला जाता है, लेकिन उसकी जो वीर गाथाएं हैं वो सदियों तक चलती रहती हैं। उसने जो कार्य किया है उसके द्वारा समाज को जो अमूल्य योगदान दिया जाता है वो सदियों तक लोग उसे याद करते हैं। और इस बहाने से हम एक प्रेरणा भी लेते हैं कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो कि अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और इस विश्व सनातन धरती के लिए वह एक योगदान के तौर पे याद किया जाएगा। जिस दौर की बात है ये, भारत एक गुलाम देश रहता है, एक उपनिवेश रहता है ब्रिटिश सरकार का। आज़ादी का संघर्ष चल रहा होता है। उनके नाम के साथ हम एक उपाधि लगाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। 1928 में गुजरात के बारदोली नामक जगह पर वहाँ किसान आंदोलन होता है। और उस किसान आंदोलन की खूबसूरती ये रहती है, उसमें महिलाओं की भागीदारी इस किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा रहती है। और उस आंदोलन का वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। क्योंकि वह वहाँ की एक क्षेत्रीय समस्या थी, हालांकि उस तरह की समस्याएं पूरे देश में थी, उसके बावजूद जो है वो उस समस्या का नेतृत्व उस वहाँ जो रहती है उसका नेतृत्व किया जाता है। तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा इन्हें उपाधि दी जाती है, सरदार की उपाधि। तब से इनका नाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाता है। और भारत में शिक्षा लेने के साथ साथ विदेश में जाकर के शिक्षा लेते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे जितने भी बड़े राष्ट्रवादी आंदोलनकारी नेतृत्व रहे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, महात्मा गांधी रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, और भी जितने भी ज़्यादातर लोग रहे, ज़्यादातर लोगों की शिक्षा दीक्षा भारत के अलावा बाहर के विश्वविद्यालयों से होती है, लंदन से लेकर के अमेरिका के विश्वविद्यालय। भारत आज़ादी के समय एक बड़ा संकट पैदा होता है। भारत दो हिस्से में बढ़ जाता है, भारत और पाकिस्तान के तौर पे। भारत जिस हिस्से को भारत हम कहते हैं वो लगभग 540 देसी रियासतें रहती हैं। देसी रियासतें के मतलब वहाँ छोटे छोटे नवाब हैं, वो स्वतंत्र राज्य की तरीके से, स्वतंत्र देश की तरीके से वे व्यवहार कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज, एक चुनौती रहती है कि इन लगभग 40% भूभाग भारत का रहता है। आज जो भूभाग है लगभग 40% भूभाग रहता है। भारत के सामने चुनौती रहती है कि इन देशी रियासतों को कैसे एकीकृत किया जाए, भारत में मिलाया जाए। और उस दौर के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उप प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में, और विशेषतया पंडित सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में, क्योंकि ये गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, इन्हें खुली छूट दी जाती है और इन छोटी छोटी देशी रियासतों को भारत में विलय किया जाता है। हालांकि इस दौर में एक नया विभ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है कि नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बीच में राइवलरी थी, ये दो अलग अलग। ऐसा हो नहीं सकता कि भारत का प्रधानमंत्री चाहे और न चाहे और भारत का उप प्रधानमंत्री कोई काम करे। ऐसा हो नहीं सकता कि भारत का गृह मंत्री कोई काम करे और भारत का प्रधानमंत्री उसे न चाहे। तो यह एक यूनाइटेड डिसीजन होता है कि नहीं, देशी रियासतों के खिलाफ एक्शन लेना है, भारतीय सेनाओं के द्वारा उन्हें एकीकृत करना है। इसके बाद 3 ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्रता की घोषणा कर देती हैं कि हम या तो स्वतंत्र रहेंगे या तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। उनमें एक छोटी सी रियासत थी महाराष्ट्र के पास, जूनागढ़ रियासत, छोटी रियासत थी। वहाँ पे भारतीय सेनाएं प्रवेश करती हैं, उनको सब सरेंडर करना पड़ता है। दूसरी रियासत निजामाबाद रियासत, वो बड़ी रियासत थी
वहाँ का जो नेतृत्व रहता है, क्योंकि वहाँ की बड़ी आबादी मुस्लिम्स रहती है, पाकिस्तान से उन्हें सपोर्ट रहता है, हथियार इत्यादि का भी सपोर्ट रहता है, और वे किसी भी कीमत पे भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। अंततोगत्वा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आदेश में सेना वहाँ प्रवेश करती है और उस रियासत को एकीकृत किया जाता है। इन सारी रियासतों में जन्म संग्रह कराया जाता है और अंततोगत्वा जो है भारत का हिस्सा बन जाती है। और जो तीसरा एक बड़ा स्टेट था वो जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर ठीक उसी समय पाकिस्तान आक्रमण कर देता है और अंततोगत्वा वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में विलय की घोषणा की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उस पर सिग्नेचर किया जाता है कुछ शर्तों के साथ, जिसे हम संविधान में धारा 370 कहते हैं। और उस धारा 370 का अंततोगत्वा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस धारा का समापन किया जाता है और भारत का एक एकीकृत अंग बन जाता है जम्मू कश्मीर। अब वह अलग राज्य का दर्जा उसका नहीं है, समाप्त हो गया। और 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न की उपाधि दी जाती है और इनके सम्मान को और बढ़ोतरी करते हुए इन्हें आयरन मैन कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। ये लौह पुरुष है क्योंकि जितने भी निर्णय लिए गए वो बहुत कठोर निर्णय थे। और बहुत कठोर का मतलब ये हुआ कि इतने अभी हम आज़ादी हुए हैं और छोटी छोटी रियासतों के लिए संघर्ष लड़ाई शुरू करके उनको विलय किया जाता है। और अंततोगत्वा गुजरात में हमारी भारत सरकार ने इनके सम्मान में एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करती है। 240 मीटर ऊंची था, 240 मीटर और पूरी की पूरी लोहे की बनी हुई है। और आप ये भी जानते हैं कि लगभग भारत के हर हिस्से से लोहा गांव-गांव से मंगाया गया और वहां पर उसके निर्माण में लगाया गया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति छोटा है, कोई व्यक्ति तो बड़ा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यदि हम अपनी पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा यदि हम लगाते हैं तो हम वो हासिल कर सकते हैं जिसका हम सपना देखते हैं। तो हम सभी लोग आज इस पावन पर्व पे इन्हें हम स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, इसलिए ताकि हमारे भीतर भी इसी तरीके का व्यक्तित्व विकसित हो सके। धन्यवाद।